ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। एक चीज़ और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक मैं जो देखा होगा बीएसटी का टाइमिंग भेजा था ग्रुप में ना, तो टाइम में 7 to 8 मे भी थोड़ा सा लेट लग सकता है ना, बट वो जस्ट फॉर सम डेज है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जो यहाँ क्लासेस करते हैं ना 4 to 7 करते हैं इवनिंग में, बट इतना ज़्यादा धूप हो रहा है कि 4 बजे आ पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो 5 to 8 चल रहे हैं। तो सारा क्लासेस समर्स के बाद तो 1 घंटा पीछे जाने वाला है। तो ये जो तुम्हारा 6 बजे अभी क्लास है ये 5 हो जाएगा अकाउंट्स ना, इकोनॉमिक्स 5 है तो 4 हो जाएगा, ये बीएसटी 7 है तो ये 6 हो जाएगा। तो 1 1 घंटा पीछे आ जाएगा क्लासेस, ठीक है। अभी जब तक समर वेकेशन नहीं हो जाता है स्कूल का, रफली और 1 हफ्ता के हिसाब से चलेगा मेरे हिसाब से, जितना गर्मी पड़ रहा है, और 1 हफ्ता से ऊपर नहीं जाएगा स्कूल, छुट्टी होगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर ही कर देगा। तो ये 7 डेज का बात है, मतलब रफली 3 4 क्लास के आसपास ये इसी टाइम पे रहेगा, 7 to 8 पे। वन समर वेकेशन हो जाता है फिर हम क्लासेस को मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेंगे, 12th का। तो तुम्हारा क्लासेस इवनिंग में पूरा स्लॉट खाली हो जाएगा, 12th वाला टाइमिंग पूरा खाली हो जाएगा। तो ये सब टाइम को 4 5 बजे 6 बजे तरफ कर देंगे। क्लियर है ये? तो फॉर द टाइम बिंग बस 1 हफ्ता के आसपास के लिए 7 बजे, मेरे पास वैसे 4 बजे वाला स्लॉट भी इस दिन खाली है, 4 से 5, 5 से 7 तो नहीं है खाली, 12th का क्लास उस समय। 4 से 5 एक खाली है, एक 7 से 8 खाली है, लेकिन 4 से 5 आ पाना बहुत डिफिकल्ट है। 4 बजे क्लास पहुंचने के लिए तुमको घर से 3:30 3:45 तरफ निकलना पड़ेगा, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा धूप होगा इस वजह, और यहाँ बैठ पाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। टॉप फ्लोर में थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगेगा, जितना भी एसी चल ले गर्मी लगेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से ये टाइमिंग अभी नहीं कर रहे, एक बार के लिए इसको दिए हैं। क्लियर है ये? तो ज़्यादा लेट तो नहीं, 7 से 8 है। बाई चांस किसी को अगर लेट लगता है, किसी का घर दूर है या कुछ है, तो वो 1 2 दिन ऑनलाइन करेगा तो भी चल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। जो अकाउंट्स का लिंक है बीएसटी का भी वही है, इकोनॉमिक्स का खाली अलग है, ठीक है। मतलब बेसिकली इस क्लासरूम का लिंक एक अलग है, और उस क्लासरूम का एक अलग जूम आईडी है। इस क्लासरूम के जूम आईडी में अकाउंट्स और बीएसटी का क्लास होगा, उस क्लास के जूम आईडी में इकोनॉमिक्स का क्लास होगा। फिक्स है वो हमेशा। अकाउंट्स या बीएसटी क्लास अगर ज्वाइन करना है तुमको ऑनलाइन, तो इस रूम के आईडी पे ज्वाइन करना, जो हमेशा से होता है। और अगर इकोनॉमिक्स क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा तो हर समय उस आईडी पे ज्वाइन करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब आगे हम लोग। हेडिंग है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये पढ़ लिए थे हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। तो 3 टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और तीसरा हो गया तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। कौन बताएगा क्या क्या होता है? सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, बोलो। नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, ठीक। इम्प्रूव, हाँ, पर एसेट खरीदना या एसेट को इम्प्रूव करना है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इधर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिक्स्ड एसेट इंप्रूव करना जो कि उसके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था रिकरिंग खर्चा जो हर बार करना पड़ता है डे टू डे बिजनेस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल था सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर्स, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद था तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में मिलेगा। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसा होता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा में मिलेगा, वैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू। रही है?
एग्जाम्पल था डेफर्ड रेवेन्यू का एडवर्टाइजमेंट ऑफ जियो, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एग्जाम्पल है रिलायंस जियो, जो मैं एग्जाम्पल तुमको दिया था। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। देखना, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से, ठीक से सुनना, कंटिन्यू कर रहा हूं एक्सपेंडिचर को ही, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जो पहले कभी मैं छोड़ दिया था, नाम है उसका फिक्टिशियस एसेट। छोड़ दिया था पहले, याद होगा, टाइप्स ऑफ एसेट के अंदर। अब हम समझ सकते हैं, हम उतना अकाउंट्स जान गए हैं कि नाउ वी कैन अंडरस्टैंड फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, जैसे हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कोई एसी खरीदा, एसी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा जो हुआ, ये कौन सा टाइप का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट विल गिव राइज टू विच टाइप ऑफ एसेट? फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से बिजनेस में कौन सा एसेट क्रिएट होता है? फिक्स्ड एसेट। मैं एसी खरीदा, खर्चा हुआ, ये जो खर्चा हुआ इसको मैं बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करके मेरे पास बिजनेस में फिक्स एसेट क्रिएट हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, तो इससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता। ये तो खर्चा है जो कि मुझे करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि है परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदना है ना, मैं रोजाना गुड्स खरीदता हूँ, सामान रोज खरीदता हूँ, अगर दुकान में बेचने, कपड़ा का दुकान है, रोज कपड़ा खरीद रहा हूँ कि नहीं, ऑलमोस्ट। तो ये जो कपड़ा मैं खरीद रहा हूँ इसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार करना पड़ता है। और ये गुड्स क्या है? गुड्स है करंट एसेट। गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, याद है ना? इट विल कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दुकान में जो रखा हुआ सामान है, जनरली, मैं हमेशा बोलता हूं जनरली, जरूरी नहीं सारा बिक जाएगा, बट जनरली जो है सारा सामान सेल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है दोनों? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट ऑलवेज। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट गिव राइज टू एनी काइंड ऑफ एसेट, बट one type of revenue expenditure, that is purchase of goods, give rise to a current asset. ठीक है, वैसे ही जो मेरा तीसरा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंबानी बहुत खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट में। 2017 में खर्चा किया था रिलायंस जियो का 1000 करोड़ रुपए का, फ्री में इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट किया ऑल ओवर द कंट्री। एग्जाम्पल था वो किस चीज का? हैवी एडवर्टाइजमेंट का। और वो हैवी एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आज तक रिलायंस को मिल रहा है। तो वो जो खर्चा किया रिलायंस, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका फायदा आज तक रिलायंस को मिल रहा है ना? तो ये जो फायदा रिलायंस को मिल रहा है, ये क्या है? एसेट है। क्योंकि एसेट मतलब क्या? एनीथिंग विच हैज इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई भी चीज जिससे अपने को फायदा होगा वो एसेट है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अपने किए हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे आज तक अपने को फायदा हो रहा है। तो जो खर्चा किया हूं मैं, दैट इज बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उससे मुझे आज तक फायदा भी हो रहा है, तो एक एसेट भी है। ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। द वर्ड फिक्टिशियस मीन्स इन इंग्लिश, अकाउंट्स को तो भूल जाओ, इन इंग्लिश फिक्टिशियस का मतलब होता है समथिंग जो कि काल्पनिक है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तुम कोई भी वेब सीरीज देखो, कोई भी मूवी देखो, तुमको एक डिस्क्लेमर आता है स्टार्टिंग में, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस इन नेचर, इट डज नॉट रिजेंबल टू एनी पर्सन लिविंग और डेथ।
एनी रिजेम्बलेंस मे बी अ कोइंसिडेंट, लेकिन हम ऐसा कोई रिजेम्बलेंस नहीं मानते। बात समझ में आ रहा है? तो मूवी या वेब सीरीज के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देता है कि इस मूवी का पूरा कहानी जो है ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक कहानी है, इसके कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं पूरे, इसका वास्तविकता में, रियलिटी में किसी भी पर्सन लिविंग और डेथ, पूरा ऐसा लाइन यूज करता है, लिविंग और डेथ, किसी से भी कोई भी रिलेशन, ठीक है। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है जो कि झूठ मूठ का है, काल्पनिक है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, ये खर्चा करने से, ये हैवी एडवर्टाइजमेंट करने से रिलायंस को आज तक फायदा हो रहा है। तो रिलायंस के लिए ये एसेट तो है, लेकिन हैवी एडवर्टाइजमेंट ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसा एसेट है जिसको अगर हम बेचने जाएंगे, तुम खुद सोचो, क्या रिलायंस का हैवी एडवर्टाइजमेंट बिकेगा मार्केट में? अभी नहीं। हमारा एसी बिकेगा, कंप्यूटर बिकेगा, प्रोजेक्टर्स बिक जाएगा, फर्नीचर बिक जाएगा, फिक्स्ड एसेट सेल हो जाएगा, क्योंकि वो सच में एग्जिस्ट करता है। हैवी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एसेट है, रियलिटी में ऐसा कोई एसेट होता नहीं। तो ऐसे एसेट को बोलते हैं अकाउंट्स में फिक्टिशियस। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सुनना, समराइज करते हैं। सबसे पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ खर्चा करना, खर्चा करने से फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है बिजनेस, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे खर्चा है, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है परचेज ऑफ गुड्स, उससे एक करंट एसेट क्रिएट होता है गुड्स, ठीक है। और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जांपल है हैवी एडवर्टाइजमेंट। ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट है, ये ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सालों साल तक फायदा देगा, तो ये एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे आज तक फायदा दे रहा है, ऐसा फायदा, ऐसा एसेट को मैं बोलता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्टिशियस। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब तुमको समझ में आ जाएगा मैं फिक्टिशियस एसेट पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम जब फिक्टिशियस एसेट पढ़ रहे थे तब हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं पढ़े थे तब, है ना। एक्सपेंडिचर तो अभी बाद में पढ़ाया ना पिछले क्लास में, एसेट तो उसके पहले क्लास में पढ़ाया था, है ना। तो इसी वजह से वहां पे हम फिक्टिशियस एसेट नहीं समझ पाए थे, बिकॉज उस समय तक हमको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का कॉन्सेप्ट का जानकारी क्लियर है। तो जो फिक्टिशियस एसेट का जगह छोड़े थे उसको लिख देंगे जाके, मैं देखता हूँ जगह है कि नहीं। कितना नंबर पॉइंट है देखो तो, 13 है, मिल जाएगा यहाँ पे, मिल गया। हाँ लिखे नहीं, लिखेंगे, वही जगह छोड़ा हुआ। हेडिंग फिक्टिशियस एसेट, ऐसे जगह छुड़वाया था तुमको। लिखना, फिक्टिशियस एसेट्स आर दी fictitious assets are the deferred revenue expenditures fictitious assets are the deferred revenue expenditures whose benefits will be received in more than one accounting period। तो फिक्टिशियस एसेट क्या है? वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा में मिलेगा।
तो ये जो फायदा मुझे आने वाले सालों में मिलने वाला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से, ये फायदा को मैं अकाउंट्स में बोलता हूं एसेट। ठीक है, लेकिन ये काल्पनिक एसेट है। तुम जाओगे बिजनेस में, बोलोगे दिखा हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, दिखा कहाँ रखे हो, मिलेगा कहीं रखा हुआ रहेगा नहीं। लेकिन तुम जाके बोलोगे दिखा एसी कहाँ रखा हुआ है, दिखाएगा देख एसी लगा। तुम बोलोगे दिखा गुड्स कहाँ है, वो दिखाएगा देखो गुड्स है, क्योंकि वो सच में एग्जिस्ट करता है। बट ये जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिक्टिशियस का मतलब ही यही होता है इंग्लिश में भी, समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, उसी को हम फिक्टिशियस बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। क्लियर है? तो ये काल्पनिक एसेट है। ठीक है, जाओगे बिजनेस में दिखने, दिखेगा नहीं तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इंटेंजिबल या टेंजिबल, ये दोनों नहीं है पहली बात तो, क्योंकि टेंजिबल होने के लिए तो सीन एंड टच होना चाहिए। ठीक है, और इनटेंजिबल होने के लिए महसूस होना चाहिए एक तो, और एक तो उसका वैल्यू मनी के टर्म्स में निकाल पाना चाहिए। ये जो फिक्टिशियस एसेट है, इससे कितना बेनिफिट्स मिलेगा फ्यूचर में, ये बात निकाल पाना पॉसिबल नहीं। इसीलिए ना ही ये टेंजिबल है और ना ही ये इनटेंजिबल होगा। ठीक है, लिखना फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखेंगे, heavy advertisement expenses, heavy advertisement expenses। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें क्या है, कोई भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, राइट। और ये जो फिक्टिशियस एसेट है, इसका कुछ ना कुछ फायदा हमको फ्यूचर में होने वाला है। तो इट हैज सम वैल्यू अटैच टू इट, बट वो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट कर पाना। इससे फ्यूचर में फायदा होने वाला है, तो इट हैज सम वैल्यू अटैच टू। तो ये एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करता है। क्लियर है? तो कोई अगर तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट, तो उसको क्या बोलोगे तुम, बताओ। बिल्कुल, ये पूछ रहा है तुमको, ऐसे सोच लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड एसेट, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस में फिक्स्ड एसेट आएगा, है ना। कैपिटल खर्चा करने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने से, वो खर्चा को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। वैसे ही वो खर्चा को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उससे जो एसेट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। तो हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल गिव राइज टू फिक्स्ड, सॉरी फिक्टिशियस एसेट। और समझ में आ रहा है? वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स विल गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? तो ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड एसेट, क्योंकि सुनने में दोनों एक जैसा लगता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए है, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो बेसिक डिफरेंस नहीं समझ में आता कि क्या है। तुम समझ गए होगे इजीली, एक खर्चा है और उस खर्चे से दूसरा एसेट क्रिएटेड, एसेट बाद में क्रिएट हो रहा है। एसेट क्यों क्रिएट होता है? खर्चा करने से एसेट क्रिएट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर्स एंड एसेट। नेक्स्ट हम सीरियली अपने पॉइंट में चलेंगे, और अब कुछ नहीं बचा चैप्टर में, एकदम इजी इजी टॉपिक्स बचे हुए हैं। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 17, स्टॉक और इन्वेंट्री। दुकान में बैठे होगे तो ये वर्ड सुने होंगे, स्टॉक। क्या होता है स्टॉक, बताओ।
ठीक है, तो स्टॉक का मतलब बेसिकली गुड्स के बारे में कुछ बातचीत होता है ना। गुड्स होता है इंडिविजुअल यूनिट, एक एक पीस जो होता है उसको गुड्स बोलते हैं। जैसे हमारा कपड़े का दुकान है, तो हर एक जो कपड़ा है, हर एक कपड़ा को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। जितना कपड़ा हमारे पास मिलाकर है, सारे कपड़े को कंबाइंडली कॉल्ड एज स्टॉक। तो जो गुड्स है दुकान में, सारे गुड्स को कंबाइंडली मिलाकर वी कॉल्ड इट एज स्टॉक। ठीक है, तो दुकान में सुने भी होगे कि 5 लाख का स्टॉक है दुकान में, है ना, ऐसा सुने होगे। तो इसका मतलब 5 लाख का गुड्स है दुकान में, जो कि अपने खरीदे हैं आगे बेचने के लिए। तो द स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स ओनली। जो गुड्स होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को गुड्स बोलते हैं, और सारा गुड्स को कंबाइंडली जब हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज स्टॉक। स्टॉक हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। इन्वेंट्री उसी का दूसरा नाम। तो स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही चीज होता है। हम जनरली दुकान में अपने स्टॉक वर्ड सुने होंगे, हालांकि स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है। क्लियर है ये? लिखेंगे हेडिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं। तो स्टॉक या इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। करंट एसेट है क्योंकि उसको बेचेंगे और बेच के जल्दी से जल्दी जो है पैसा आ जाएगा 12 महीना के अंदर अंदर। अभिनव पूछ रहा है ऑनलाइन में कि फ्यूचर में वैल्यू ऐड नहीं किया तो। अभिनव, ये जो वैल्यू ऐड करेगा ये हमारा एक सोच है ना। आज जैसे मैं एक एसी खरीदा, मैं ये सोच के खरीदता हूँ कि ये 5 साल चलेगा। सुन लो एक बात तुम लोग भी। तो ये जो मैं अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि एसी आज खरीदा कब, 2024 में, मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि ये 2029 तक चलेगा। ये मेरा एक रीजनेबल एस्टिमेशन है। क्या पता आज रात को इस पर आग लग जाए और फट के खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं बताओ। तो मैं जब बोलता हूं कि 5 साल तक चलेगा, ये तो एक अनुमान ही हुआ ना। ये थोड़ी मैं कोई लिखित में दे रहा हूं कि ये 5 साल ही चलेगा ही चलेगा। 5 साल के बाद खराब नहीं हुआ होगा तो खोल के फेंक दूंगा, नहीं 5 साल बोला था, 6वां साल नहीं जाने दूंगा। 5वां काल्पनिक है, बस समझ में ना। 5 ईयर इज एन एस्टिमेट, इट कैन बी लेस देन 5 ईयर, इट कैन डिस्ट्रॉय टुडे ऑल्सो। आज रात को पता नहीं, हम गए नीचे, खराब हो गया, फट गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, क्या पता। बाहर से कंप्रेसर ले जाते हैं ना, इसका क्या वैल्यू है, तो 10,000 का, बाहर का कंप्रेसर 30,000 का है। तो कंप्रेसर बाहर से चोरी हो गया अगर एसी का, तो गया, इट कैनॉट गिव बेनिफिट्स फॉर 5 ईयर्स। तो अकाउंट्स में हर चीज एक अनुमान ही तो है। ठीक है, तो वैसे ही अभिनव जो बोलो फिक्टिशियस एसेट फ्यूचर में वैल्यू ऐड नहीं किया तो, ऐसा हो सकता है ऐड ना करे मैं अभी, लेकिन जो अनुमान लगा सकता हूं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऐड करेगा। क्लियर है? तो अभी के लिए तो एसेट है, बाद में ऐड नहीं किया तो एसेट से हटा देंगे। क्लियर है ऑनलाइन में अभिनव? बाकी इधर लिखो, स्टॉक या इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business। ordinary course का मतलब समझ लो, बहुत बार आएगा ये वर्ड। ordinary course का मतलब डे टू डे, नॉर्मल है, नॉर्मल बिजनेस, हर दिन का व्यापार जो है उसमें बेचने के लिए रखा गया है। ठीक है, और फॉर द पर्पज, ये समझाना तुम क्या लिखा है पहले लिख लो फिर समझाना। और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। किस चीज का बात कर रहा है? रॉ मटेरियल, करेक्ट। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये रॉ मटेरियल्स के बारे में बोल रहा है ना। तो जब बोला है स्टॉक इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ये किसके बारे में बात कर रहा है? गुड्स के बारे में, राइट। और जब बाद में बोलता है कि और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है ना। या तो गुड्स है तो उसको बेचेंगे, या फिर रॉ मटेरियल है तो उसको गुड्स बना के बेचेंगे। क्लियर है? तो स्टॉक कोई भी चीज का हो सकता है, या तो गुड्स का भी हो सकता है,
या तो रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, नाम लिख लो, मैं अभी समझाता हूं। एक हो गया ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। हमारा जो ईयर है, ईयर एक साल जो है, वो जब तक हम क्लास 10th में थे तब तक हमारा न्यू ईयर जो था वो था फ्रॉम 1st जनवरी एंड एंड द ईयर ऑन 31st ऑफ डिसम्बर। लेकिन वंस वी हैव टेकन कॉमर्स, आवर ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st ऑफ अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, तो जिस दिन हम कॉमर्स लिए उस दिन से हमारे लिए ईयर का मतलब होता है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st ऑफ। सारे बिजनेसेस, सारे स्कूल्स, सब कोई यही फॉलो करते हैं। तुम्हारा भी नया सेशन देखो अप्रैल में शुरू होता है, मार्च तक वो कंप्लीट होता है बोर्ड्स होकर या एग्जाम होकर, एनुअल एग्जाम। नेक्स्ट सेशन फिर अप्रैल 1 के आसपास से शुरू। तो हर कोई यही फॉलो करता है, दैट इज ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च। क्लियर है ये? तो 1st अप्रैल के दिन हमारे दुकान में जितना रुपए का सामान था उसको अकाउंट्स में बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब शुरुआत, क्रिकेट देखते ओपनिंग मतलब क्या, जो पहले बैटिंग करने आता है। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के फर्स्ट डे जितना स्टॉक था दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक, और ईयर के लास्ट डे में जितना स्टॉक था दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ रहा है? तो स्टॉक्स में दो वर्ड है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ईयर के शुरुआत में जो स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है ईयर के एंड में जो स्टॉक है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 17, स्टॉक या इन्वेंट्री। कुछ नहीं है, स्टॉक का मतलब सारा गुड्स को मिला के इट इज कॉल्ड एज स्टॉक, या सारा रॉ मटेरियल जो रखा हुआ है को मिला के इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, 19 एक बार समझ लेते हैं फिर दोनों एक साथ लिख लेना। देखना, दो वर्ड है, एक हो गया सॉल्वेंट और दूसरा है इनसॉल्वेंट। ठीक है, सोच लो देयर इज अ बिजनेस which has an asset of 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का एसेट है मेरे पास, मतलब मेरे पास जो भी लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, गुड्स, डेटर सब मिला के, सारा एसेट को मिला के मेरे पास टोटल कितना रुपए का एसेट है? 5 लाख रुपए का एसेट। एसेट मतलब क्या? संपत्ति है, 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है मेरे पास। ठीक है, और मेरा जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब जो बोझ है, जो पैसा मुझे देना है, जो ऑब्लिगेशंस है मेरा, जो ड्यूटी है मेरा, मेरे सर पे 4 लाख रुपए का लाइबिलिटीज है। तो बैंक से लोन वोन लाया हूँ, उधारी में सामान खरीदा हूँ, और ये सब मिला के 4 लाख रुपए का लाइबिलिटी है मेरे सर पे। तो बताओ मैं अपने एसेट से अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं? कर पाएंगे सर आराम से। 5 लाख रुपए रखे हो सर, 4 लाख तो देना है, दे दो, 1 लाख फिर भी बच जाएगा आपके पास। तो ऐसा आदमी जो कि अपने एसेट से अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है, ऐसे पर्सन को अकाउंट्स में बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन जो कि अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है अपने एसेट से। ठीक है, अब सपोज मेरा लाइबिलिटी 5 लाख, एसेट 5 लाख होता और लाइबिलिटी 14 लैक्स होता, 14 लाख रुपए का बोझ है मेरे सर पे, लाइबिलिटीज है मेरे सर पे 14 लाख का,
और मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए रखा हुआ है, तो क्या मैं अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाऊंगा? तो मुझे अकाउंट्स में बोला जाएगा इनसॉल्वेंट। मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? बर्गर छोड़ के भागने का। तो इनसॉल्वेंट वो पर्सन है जो बर्गर छोड़ के उसको भागना पड़ेगा। जिनको पता है तो पता है ना। तो इंसॉल्वेंट कौन हुआ? जिसके पास 5-6 लाख रुपए है, उसके लाइबिलिटी है 14 lakhs का। रोज उसके घर पे लोग आते हैं पैसा मांगने, बोलता है 14 लाख रुपीज दे दे। जैसे तैसे करके 5 लाख रुपए दे दिया, अब भी 9 लाख रुपए बच गया उसका। क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। उसके पास उतने एसेट्स ही नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। तो वो आदमी को क्या बोला जाएगा अकाउंट्स में? इनसॉल्वेंट। क्लियर है? ये एग्जाम्पल में नाम नहीं ले सकते, बाकी इंसॉल्वेंट क्लियर होगा। ठीक है, लिखेंगे सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, फटाफट से लिखेंगे सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। जो अपने उधारी का पेमेंट नहीं कर पाएगा, जो उधार वो लिया है मार्केट से, वो उधार का पैसा वो नहीं चुका पाएगा, उतना पैसा नहीं है उसके पास, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट। इंटरनल लाइबिलिटी का को भी मिला के टोटल लाइबिलिटी का बात चल रहा है ना। जैसे 4 लाख जो मैं लाइबिलिटी बोला ना, एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के है। क्लियर इतना? नेक्स्ट, सॉल्वेंट का मतलब उसका उल्टा। सॉल्वेंट इज अ पर्सन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो काफी आसान वर्ड्स हैं सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ठीक है, बस आखिरी एक लिखेंगे पॉइंट नंबर 20, हेडिंग वाउचर। ठीक है, वाउचर क्या होता है समझना। जैसे ये हमारा दुकान है, सोचो। ठीक है, हम अपने स्टाफ को 1,000 रुपया दे के भेजे, तो हो गया 1,000 रुपया दे के भेजे। ठीक है, उसको कुछ कुछ काम समझाए थे, बोले बस में एक पार्सल लगा देना, यहाँ से ये सामान खरीद लेना, यहाँ से ये ले आना, यहाँ से ले आना, ऐसे 2-4 काम उसको हम समझाए थे। 200-400 हर जगह लगता। हम उसको 1,000 रुपया दे दिए, बोले जा आके हिसाब देना। ठीक है, तो गया 1,000 रुपया लेके, हमारा 2-3 काम 4 काम जो भी है वो करके आए। अब हम उससे हिसाब मांगे, तो वो बोल रहा है कि 20 रुपये यहाँ लगा, 200 यहाँ लगा, 300 यहाँ लगा, 100 यहाँ लगा, ऐसे करके 2-4 हिसाब बता दिया। अब मुझे चाहिए प्रूफ ये खर्चा का, तो मैं उससे क्या मांगूंगा बताओ? बिल्स मांगूंगा नॉर्मली, है ना। तो ये जो बिल है, इससे क्या होगा? ये जो खर्चा ये किया है, ये जो ट्रांजेक्शन किया है, ये ट्रांजेक्शन प्रूफ हो पाएगा कि हाँ खर्चा सच में हुआ है। राइट? तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक ट्रांजेक्शन को प्रूफ करता है, वैसे डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है वाउचर। तो वाउचर क्या है? वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में कोई भी चीज जो हुआ है, जो भी खर्चा या कोई भी कमाई या कुछ भी हुआ है बिजनेस में, उसका जो प्रूफ है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। बात समझ में आ रहा? बिल उसका एग्जाम्पल है। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको। तुम जैसे स्कूल में पैसा जमा करके आए, स्कूल फीस,
क्या पता स्कूल वाले 5 दिन बाद फोन करें, नहीं कब आए थे पैसा देने, हमको तो नहीं मिला पैसा। तुम क्या दिखाओगे स्कूल? मनी रिसीट दिखा दोगे, बोले देखो मनी रिसीट, पैसा दिए थे हम। तो ये जो मनी रिसीट है ये भी हेल्प करता है ये प्रूफ करने में कि हम पैसा दिए थे। तो ये मनी रिसीट भी एग्जाम्पल है किसका? वाउचर का। बात समझ में आ रहा है? तो वाउचर इज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे एक ट्रांजैक्शन प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। ठीक है। अब बिजनेस में वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं कोई भी खर्चा हुआ लिख रहा हूं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, सैलरी दिया, ठीक है, या फिर एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, रेंट दिया, कोई भी खर्चा किया मैं, उसका प्रूफ के लिए मेरे पास उसका सपोर्टिंग बिल्स जो है वो होना चाहिए, तभी मैं उस ट्रांजेक्शन को प्रूफ कर पाऊंगा। राइट। तो ट्रांजेक्शन्स जो है अकाउंट्स के अंदर प्रूफ करने के लिए हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो जो डॉक्यूमेंट है जो उस ट्रांजेक्शन को प्रूफ करता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज वाउचर। क्लियर है? सिंपल एग्जांपल है बिल या फिर मनी रिसीट। क्लियर है? ये लिखना लास्ट पॉइंट नंबर 20, वाउचर्स। इट इज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है वाउचर। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर्स आर कैश मेमो। कैश मेमो भी होता है, दुकान में रहता है कैश बिल जो काटते हैं, है ना। इनवॉइस और बिल या मनी रिसीट या और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन भी जो जैसे हम पेमेंट करते हैं तो एक बिल आता है हमारे पास, आता है ना एक तो बिल, जो जैसे आज अमेजोन में पेमेंट करोगे तो एक बिल आएगा ना हमारे मेल आईडी में या अमेजोन में, वहीं पे दिखाएगा बिल। तो वो सब भी एग्जाम्पल है वाउचर का, कोई भी चीज जिससे ट्रांजेक्शन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 20 एंड ऑल अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम अकाउंट्स के बारे में इतना जान चुके हैं कि अकाउंट्स में कौन से बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जो बार बार यूज में आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अभी हम बुक से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि बुक में और भी कुछ वर्ड्स होंगे जो कि दिए हुए होंगे। हम वो आगे आने वाले चैप्टर्स में जो जो चैप्टर का वो वर्ड है उसको उस चैप्टर के अंदर हम लोग अपने आप कवर अप कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी मैं उतना ही पढ़ाया हूँ जो कि जरूरी है आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि सारा अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन हाँ इतना जान चुके हैं हम अब कि हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे जा सकते हैं। क्लियर है ये? तो अभी जैसे कंप्लीट हुआ अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अकाउंट में यूज होने वाले रूल्स, जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन। जब हम अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स जान जाएंगे, अकाउंट्स में यूज होने वाले रूल्स जान जाएंगे, देन ओनली वी कैन स्टार्ट अकाउंट्स। क्लियर है ये? तो इसमें लगेगा 3 से 4 क्लास, देन वी विल रीड अकाउंट्स। अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर है रियलिटी में, वो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है ये? कितना पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ के आना है। एक टेस्ट भी शेड्यूल करेंगे, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होता है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। आज जैसे मंडे है, मंडे आज, राइट, तो नेक्स्ट मंडे को हम लोग इसका टेस्ट रखेंगे। क्लियर है? तो 2 दिन अभी टाइम है, मतलब 2 क्लास का टाइम है, वेडनेसडे फ्राइडे पढ़ेंगे, मंडे को ये चैप्टर का टेस्ट है। जो चैप्टर जब खत्म होता है ठीक 1 हफ्ता बाद उसका टेस्ट होता है। ठीक है, 1 मिनट, अटेंडेंस अटेंडेंस